हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। हम लोग जीएस में इंडियन सोसाइटी को डिस्कस कर रहे हैं और इसी सेक्शन में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस तो डिस्कस कर लिए हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ और भी टॉपिक्स हैं रिलेटेड विद द वुमेन एंड रिलेटेड विद द डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्राइब। उनके क्वेश्चंस को भी देखेंगे हम लोग और जो भी आप लोगों के डाउट रहेंगे या जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगे आप चैट बॉक्स में बगल में आप उसे पोस्ट कर सकते हैं और उसी जो भी डाउट रहेंगे उसको कोशिश की जाएगी सॉर्ट आउट करने की। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज़ रिलेटेड विद द पैट्रियार्कल इम्पैक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन इन इंडिया। देखिए यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो ऐसे तो थीम जो बनाई गई है वो तो बनाई गई है आपके वुमेन को ही लेकर के, वुमेन की ही बातों को बताना है, लेकिन यहाँ पर पैट्रियार्कल सेटअप में लेकर के बताना है, यानी कि आपका जो एंगल रहेगा वो पैट्रियार्कल सेटअप का रहेगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैट्रियार्की? पैट्रियार्की का सिंपल मीनिंग होता है मेल डोमिनेशन, तो ये हो जाएगा आपका मेल डोमिनेशन। मेल डोमिनेशन के अंडर में किस तरीके से वुमेन की क्या पोजीशन है, वो भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए। अब देखिए यहाँ पर 3 क्लास होते हैं, आप सभी लोगों को पता होंगे। एक होते हैं जो आपके इकोनॉमिकली लो क्लास होती है, तो यहाँ पर जो लोअर क्लास होती है या फिर बिलो पॉवर्टी लेवल या लो क्लास सिंपली आप बोल सकते हैं, लोवेस्ट क्लास, ये लो क्लास भी आप बोल सकते हैं इसको। दूसरी होती है जो नॉर्मली मिडिल क्लास होती है। मिडिल क्लास ये केवल इंडिया में ही मेनली पाई जाती है ऐसे तो। लास्ट होती है आपकी हाई क्लास, सो दिस इज़ हाई क्लास। हमें यहाँ पर फोकस करना है इस मिडिल क्लास पे, हाई क्लास और लो क्लास पे हमें फोकस नहीं करना है। तो चलिए फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग आंसर में। सबसे पहले आपको लिखना होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप सिंपली डिफाइन करिए पैट्रियार्की को। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैट्रियार्की? तो आप पैट्रियार्की को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, एक तो ये काम कर सकते हैं। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर व्हाट इज़ द पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर किस तरीके का है जो कि मिडिल क्लास में है या फिर पैट्रियार्कल सेटअप के अंडर में है। सो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया आर द सोसाइटी ऑफ मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया आर बीइंग कवर्ड अंडर पैट्रियार्कल सेटअप, although we have some tribe and we have some religion scheduled area region where matriarchal society is also dominant। कई सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर मैट्रियार्कल सोसाइटी भी चलती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडिया में पैट्रियार्कल सेटअप ही है। और पैट्रियार्कल सेटअप का सिंपल डेफिनेशन हो जाता है जहाँ पर मेल डोमिनेशन हमें देखने को मिल जाती है, सिस्टम ऑफ मेल डोमिनेशन। तो ये आप बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ मेल डोमिनेशन, ये ऊपर लिखा गया है सिस्टम ऑफ मेल डोमिनेशन। अब यहाँ पर फंडा आ जाएंगे कि आखिर में कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन इन इंडिया। ध्यान रखना है वर्किंग वुमेन के बारे में बात की जा रही है। सो वर्किंग वुमेन की जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उसके हर एक एंगल को कवर करेंगे, मतलब विद इन द हाउस क्या है, आउटसाइड द हाउस क्या है, रिस्पेक्ट क्या है, इन द फैमिली क्या है, इकोनॉमिक लेवल क्या है, इन सब चीज़ों को हमें फोकस करना है। सो अब आ जाएंगे हम लोग मेन बॉडी में। मेन बॉडी में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि आखिर में, अच्छा एक काम और करिएगा, अगर आपके पास में डेटा रहे मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन कितनी है तो आप लिख सकते हैं। हालांकि ये डेटा थोड़ा सा जो है वो स्क्यूड होगा, थोड़ा सा मतलब खोज पाना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे मिडिल क्लास को निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मेन बॉडी में आ जाएंगे तो मेन बॉडी में यही बताएंगे कि जो पैट्रियार्कल इम्पैक्ट्स है ऑन द पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन वो कुछ फॉलोइंग मैनर में हो सकता है। क्या क्या बातें हो सकती हैं, 1 बाय 1 करके हम लोग पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है कि बाय अंडर वैल्यूइंग हर कंट्रीब्यूशन टू डिसीजन मेकिंग। तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है वो मेल्स के पास में होती है। सो मेल जो है वो डिसीजन मेकिंग का काम करता है, तो मेल डोमिनेट ओवर डिसीजन मेकिंग। अभी आपके कई सारे पॉइंट्स में आप दिखा सकते हैं, जैसे वेदर द वुमेन इज़ गोइंग टू वर्क और नॉट, ठीक है, तो वुमेन वर्किंग होगी कि नॉन वर्किंग होगी, इसके बारे में वर्किंग और नॉन वर्किंग ये भी डिसाइड करने वाले कौन है, ये डिसाइड करने वाले मेल डोमिनेंट सोसाइटी वाले ही हैं। दूसरा आप इसी तरीके से बता सकते हैं किस तरीके का वर्क वुड बी परमिसिबल फॉर वुमेन, तो टाइप ऑफ वर्क के बारे में यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, टाइप ऑफ वर्क को लेकर के कि किस तरीके का वर्क होना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसी तरीके से दिखा सकते हैं कि मेल डोमिनेशन ओवर देयर वर्क कल्चर भी हमें देखने को मिलता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पंचायत एक सीरीज़ भी है, वहाँ पर भी सेम यही मैसेज दिया गया है जो सीज़न 1 आया था। तो पंचायत सीरीज़ में अगर आप देखेंगे, या पंचायत नॉर्मल हमारी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 33% रिजर्वेशन दिया गया है, 33% रिजर्वेशन, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो सके। लेकिन एक्चुअल में ये है क्या? दिस इज़ प्रधानपति कंसेप्ट, दिस इज़ प्रधानपति कंसेप्ट।
तो यहाँ पर प्रधान पति कंसेप्ट चल जाता है, जहाँ पर ऑल दो वुमेन आर एम्पावर्ड एंड वुमेन शुड टेक डिसीजन इन देयर जो भी उनकी ग्राम सभा है, लेकिन उनकी जगह पर वुमेन को जस्ट एक पपेट के तरीके से यूज़ किया जाता है और जो प्रधानपति होते हैं वो कंसेप्ट चलता है, जहाँ पर प्रधानपति ही टेकिंग द डिसीजंस प्राइमरली। तो ये हो जाएंगे आपके जहाँ डिसीजन मेकिंग को लेकर के होता है। दूसरा पॉइंट इसी तरीके से आप ये दिखा सकते हैं कि लोअर वेजेस दिए जाते हैं, तो यहाँ पर लोअर वेजेस हो गया, तो दीज आर लोअर वेजेस। नॉर्मली क्या होता है, सेम वर्क कल्चर के लिए हमें सेम सैलरी दी जानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक गैप रहता है। अब ये जो गैप है आप सिंपली दिखा सकते हैं इकोनॉमिक गैप के फॉर्मेट में। सो दिस इज़ इकोनॉमिक गैप, इकोनॉमिक गैप के बारे में दिखा सकते हैं। इनफैक्ट रिपोर्ट भी पब्लिश होती हैं, वहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आती है ग्लोबल जेंडर डेवलपमेंट, ठीक है, दिस इज़ ग्लोबल जेंडर गैप, सॉरी दिस इज़ जेंडर गैप। और इस ग्लोबल जेंडर गैप में अगर बात करें तो इंडिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी पीछे है। इनफैक्ट लास्ट ईयर से 28 रैंक तक और पीछे गिर गई है और अभी क्या है 140th रैंक पर इंडिया है, जो दिखा रहा है इंडिया में काफ़ी पुअर पोजीशन है वुमेन की। तो लोअर वेज ग्रुप को भी दिखा सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से थर्ड पॉइंट आपका आ जाएगा, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं ग्लास सीलिंग को लेकर के। सो दिस इज़ ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग का मतलब यही होता है जहाँ पर आप प्रमोशन नहीं देंगे। इसमें एक पॉइंट और दिखा सकते हैं पिंक कल्चर को लेकर के। सो दिस इज़ पिंक कल्चर, यहाँ पर सारी चीज़ें पिंक पिंक है, तो बेसिकली पिंक कल्चर को लेकर के भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि इनको भी कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक मतलब ब्लू कॉलर जॉब न दे करके पिंक कॉलर जॉब ही केवल और केवल दी जाती है। चौथा पॉइंट इसी तरीके से आप बता सकते हैं। अब चलिए यहाँ लिख देते हैं हम। चौथा पॉइंट इसी तरीके से दिखा सकते हैं कि जो भी इनकी फाइनेंशियल चॉइसेस होती हैं उनको सेंसर करना, तो दिस इज़ सेंसरिंग फाइनेंशियल चॉइसेस। फाइनेंशियल चॉइसेस क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये भी अगेन कहीं ना कहीं जो फैमिली में मेल डोमिनेशन होती है वही यहाँ पर चीज़ों को देखती हैं। फिर इसी तरीके से आप बता सकते हैं फिफ्थ सोशल सेटअप, दिस इज़ सोशल सेटअप। सोशल सेटअप में भी यहाँ पर दिखा सकते हैं जैसे मेल डोमिनेशन है एंड दैट इज़ वाई बहुत सारी जो फीमेल की प्रॉब्लम होती है दे आर नॉट शेयरिंग विद ईच अदर। इनफैक्ट फैमिली में भी वो शेयर नहीं करती हैं, वो तमाम प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती हैं, फीमेल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यहाँ पर नहीं शेयर की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा अटैच है सोसाइटी में और इसी स्टिग्मा के कारण से ही कहीं ना कहीं इनको भी एक तरीके से कह लीजिए कि रिलेटिवली लोअर डाउन कर दिया गया एज़ कम्पेयर टू मेल। और ये लोअर डाउन हमें कई तरीके से देखने को मिलता है सोसाइटी में। अब ये आपके कॉम्प्रोमाइज़ हमें हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ के फॉर्मेट में भी देखने को मिलता है, हमें एजुकेशन में भी देखने को मिलता है। एजुकेशन में हालांकि अगर बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, ये ज़रूर लिखिएगा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो प्राइमरी एजुकेशन में वो तो बढ़ गया है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ गया है, ड्रॉप आउट रेट भी काफ़ी हाई है। तो ये कहीं ना कहीं हमें दिखा रहा है कि ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा होने का मतलब यही है कि जो पीपल है दे आर नॉट विलिंग टू यू कैन से कि फ्री देयर गर्ल चाइल्ड, ताकि वो अपने गांव से बाहर निकल करके एजुकेशन को इम्पार्ट कर सके, देख सके उसको, मतलब एजुकेट हो सके। तो कहीं ना कहीं जब तक अवेलेबिलिटी हो रही है पास में तब तक ठीक है, जाओ पढ़ लो, अदरवाइज़ फिर उसके बाद से ये चीज़ बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ लॉज को भी लेकर के आप लिख सकते हैं पॉइंट्स। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ लॉज, यहाँ पर भी पॉइंट लिख सकते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब यही होता है कि हमने क्या किया है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट दे दिया है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में क्या 26 वीक की जो है वो छुट्टी दे दी जाती है, पेड लीव दे दी जाती है। सो पहले क्या था, जो प्राइवेट जो कंपनीज़ हुआ करती थी, ठीक है 14 वीक रहता था तो वहाँ तक चीज़ें चल जाती थी, बट 26 वीक करने के बाद से अब जो प्राइवेट कंपनीज है दे आर नॉट विलिंग टू टेक दैट काइंड ऑफ लीव, उतना लीव नहीं देना चाहती हैं और उसके बदले में पेड लीव तो और भी नहीं देना चाहती हैं क्योंकि उससे उनको लॉस हो रहा है। एंड दैट इज़ वाई अब क्या हो रहा है कि जो भी मतलब नॉन मैरिड केवल वुमेन है उन्हीं को केवल और केवल जॉब प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद से क्या हो रहा है, उनको हायर एंड फायर पॉलिसी अपना ली जा रही है और किसी न किसी बेसिस पर उनको फायर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि फीमेल कम रहेंगी तो अल्टीमेटली उनके ऊपर में बर्डन भी नहीं रहेगा कि हाँ ठीक है आगे जा कर के मैटरनिटी बेनिफिट देना पड़ जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा पॉइंट आ जाएगा। इसके अलावा वुमेन को डिसाइड करने की भी कह लीजिए कि जो है पावर नहीं दी गई है हमारे सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी शुरुआत होती है वो हमारे ऋग वैदिक सोसाइटी के बाद से, यानी कि लेटर वैदिक सोसाइटी से ही ये सारी स्टिग्मास वगैरह वो धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं और एक जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है वो हमें देखने को मिलता है।
ऑल्दो जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी या पैट्रियार्कल सोसाइटी और ऋग्वैदिक सोसाइटी में भी थी, बट इट वॉज बैलेंस्ड where both male and female come together and participate into the political, social and economic activities. But now क्या हो गया है, मेल डोमिनेशन हो गया है. मेल आर एक्चुअली डिसाइडिंग कि वेदर वुमेन शुड वर्क और नॉट, वुमेन शुड गो एनीवेयर और नॉट. तो कहीं ना कहीं एक जो डिसीजन मेकिंग की भावना है वो दे दी गई है केवल और केवल मेल्स के ही अंडर में. तो ये पॉइंट आप लिख देंगे. अल्टीमेटली जब कंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर आप ये बता देंगे कि गवर्नमेंट इज़ नाउ वर्किंग ऑन इट, ताकि जो वुमेन है वो भी बाहर निकल सके. जैसे तमाम प्रॉब्लम होती हैं, एक पॉइंट दिखाया जाता है सिक्योरिटी को लेकर के कि जो मतलब नाइट जॉब होती है, ठीक है, वर्किंग जो नाइट में जो वर्क करना होता है, जॉब उसमें होती हैं, कहीं ना कहीं फीमेल आर विलिंग टू डू दैट, बट द फैमिली इज़ नॉट अलाउिंग देम टू गो एंड डू द वर्क एट नाइट. तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम निकल करके आ रही है. एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट अभी इंश्योर कर रही है कि जो भी नाइट जॉब में रहेगा उसको भी हम इंश्योर करेंगे कि उसके साथ भी कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए. एट द सेम टाइम बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वर्किंग वुमेन के लिए. सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट किया जा रहा है वर्किंग वुमेन के लिए, ताकि जो वर्किंग वुमेन है मिडिल क्लास की स्पेशली, वो बाहर निकल करके आए और जो भी अपना इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है वो दे सके. इनफैक्ट हमारे पास कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं जहाँ पर ये बताया गया है कि अगर वर्किंग वुमेन यानी कि जो वुमेन है अगर वो भी वर्क करना शुरू कर देती है तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की जो इकॉनमी है वो काफ़ी हद तक मल्टीप्लाई हो सकती है. इनफैक्ट ये कहा जाता है, IMF की स्टडी भी है और ये बताया गया है कि वर्किंग वुमेन अगर फॉर्मल बेसिस पर आ जाती है तो इंडियन इकॉनमी को 27% से हम इन्हेंस कर सकते हैं. तो ये सारे पॉइंट होंगे जो आपको इस आंसर में लिखना होगा. तो प्राइमरली यहाँ पर आपको जो चीज़ें लिखनी है वो चीज़ें लिखनी है करंट अफेयर्स, थोड़ा ओरिएंटेड रहेगा, थोड़े आपको रिपोर्ट्स के बारे में लिखने होंगे. 2-3 चीज़ें होंगी जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है. जैसे एक हम लोगों ने बात किया हेल्थ को लेकर के और दूसरा हम लोगों ने बात किया एजुकेशन को लेकर के. तो एजुकेशन में आप मतलब किसी की भी स्टडी को ले सकते हैं, एसर स्टडी को ले सकते हैं, ठीक है, प्रथम जो निकालते हैं. और हेल्थ के लिए आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को उठा सकते हैं. हेल्थ सर्वे जो अभी रिसेंट में 5th वाली निकल करके आई है इसको भी उठा सकते हैं और यहाँ पर बता सकते हैं हेल्थ का क्या सेटअप है. अब ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होना शुरू हो गई है और उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है वो 5,000 का एक बेनिफिट देती है प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत. तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लिख देनी है एंड दैट इज़ हाउ यू कैन राइट दिस आंसर. समझ आ गया? कोई दिक्कत है तो बताइए फटाफट, नहीं तो क्विकली आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में. देखिए जो सोसाइटी वाला जो एंगल होता है यहाँ पर आपको ज्योग्राफी, थोड़ी हिस्ट्री और थोड़ा डेटा ज़्यादा लिखना होता है. इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने बात किया हुआ है हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे ऋग्वैदिक एंड लेटर वैदिक के बारे में जो बात किया था. एक और पॉइंट यहाँ पर लिखना चाहे तो कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें भी हमारा जेंडर इक्वलिटी का एक पॉइंट आता है और जेंडर इक्वलिटी को ही इंश्योर करने की बातें कही भी जा रही हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो फोकसिंग ऑन दैट. कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है. उसको लेकर के आप ये भी दिखा सकते हैं कि कैबिनेट में इस बार के वुमेन एम्पावरमेंट देखने को मिला है, नॉट ओनली इन द स्टेट इलेक्शंस बट ऑल्सो इन द सेंट्रल इलेक्शन. जो यूनियन में भी कैबिनेट है वहाँ पर भी हमें अच्छा खासा वुमेन का परसेंटेज देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि वाई डू सम ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस रीजन ऑफ इंडिया हैव एन एडवर्स सेक्स रेशियो फॉर वुमेन, गिव योर आर्ग्यूमेंट्स. सिंपल है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आखिर में क्या कारण है जिसके कारण से जो भी हमारे यहाँ का प्रॉस्परस रीजन है, जो बढ़िया रीजन होता है, वहाँ पर एडवर्स सेक्स रेशियो पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू द अदर रीजन जहाँ पर नॉर्मल मतलब क्षेत्र हैं. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपने यहाँ पर क्या बताना है. इंट्रोडक्शन में आप सिंपली ये बता सकते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं अपने एंशिएंट इंडिया की, तो एंशिएंट इंडिया में, ठीक है, हिस्ट्री थोड़ा सा हम लोग उठा करके लेके आ रहे हैं. तो एंशिएंट इंडिया में अगर बात करें तो ऋग्वैदिक सोसाइटी में नॉर्मली क्या होता था कि यहाँ पर जो वुमेन है और मेल एंड फीमेल बोथ आर वर्किंग टुगेदर, मेल एंड फीमेल बोथ आर वर्किंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज़ में. मतलब इनका उपनयन संस्कार होता था, द्विज्योति थी, हर चीज़ों में इनका पार्टिसिपेशन होता था. पॉलिटिकल लीडरशिप में भी इनका पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है. लेकिन इसके बाद से जब लेटर वैदिक पीरियड होती है और लेटर वैदिक पीरियड के बाद से एंड लेटर ऑन, ठीक है, लेटर ऑन जो पोजीशन ऑफ द वुमेन, दिस इज पोजीशन ऑफ फीमेल स्टार्ट डिग्रेडिंग, ठीक है, ये डिक्लाइन करना शुरू कर दी थी. और डिक्लाइन करने का मतलब ये था कि इनका उपनयन संस्कार बंद हो गया, यानी कि जो राइट टू एजुकेशन थी या एजुकेशन इम्पार्ट करने की जो इनके पास में राइट हुआ करता था वो छीन लिया गया था. इनको केवल जो घर की चार दीवारी है, फोर वॉल्स ऑफ द हाउस है, उसी के अंदर में केवल कैद कर दिया गया. एंड दे वर गिवन द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर देयर फैमिली. एक ही जॉब हो गई केवल और केवल कि आप अपने फैमिली को देखभाल करिए. तो कहीं ना कहीं यहाँ से इनका जो सोशल
एक डेवलपमेंट है, जो सोशल पार्टिसिपेशन था वो ख़त्म हो गया, जो इनका पॉलिटिकल लीडरशिप थी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थी वो भी कम हो गई, और साथ में इनकी जो एजुकेशनल लेवल थी, लिटरेसी लेवल थी, जो इंटेलिजेंस लेवल थी वो भी गिरते चली गई, जिसके कारण से कहीं ना कहीं इनका ओवरऑल जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो अब नहीं रह गया, जो कि पहले कभी हुआ करता था। इनफैक्ट यही चीज़ आगे कैरी फॉरवर्ड होती गई और हमारे आज की डेट में भी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी चल रही है वहाँ पर सेम इसी तरीके की प्रॉब्लम अभी भी हमें देखने को मिलती है। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में सेम प्रॉब्लम अब हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो फीमेल है उनको ये एक तरीके से कह लीजिए कि जो होता है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जब भी उनके मेल काउंटर पार्ट होते हैं उनसे। सेम चीज़ें हमें देखने को मिली थी जब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल भी चल रही थी। जब फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो हायर क्लास था वो तो वहाँ की महिलाएं तो बिल्कुल नहीं निकली, हायर क्लास की महिलाओं को नहीं निकाला गया था मोस्ट ऑफ द यू कैन से कि पीरियड में। जैसे क्या है कि 1908 वाली पीरियड हो गई, या फिर मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले में जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन था, हायर क्लास की महिलाओं का पार्टिसिपेशन था, वो लगभग निग्लिजिबल था। ऑन द अदर हैंड जो लोअर क्लास की थी वो हमेशा से पार्टिसिपेट की थी, ये हमेशा से पार्टिसिपेट की थी। तो कहीं ना कहीं जो स्टिग्मा है इट वाज अटैच्ड विद द हायर क्लास सोसाइटी मेनली, और यही जो हायर क्लास की सोसाइटी है वो आगे जा करके प्रॉस्परस रीजन बन गया। सो दिस इज़ प्रॉस्परस रीजन। तो प्रॉस्परस रीजन में कहीं ना कहीं अभी भी जेंडर गैप देखने को मिलता है। सो यहाँ पर प्राइमरली हमें जेंडर गैप देखने को मिलता है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम लोअर क्लास को देखें तो यहाँ पर हमें रिलेटिवली लो जेंडर गैप देखने को मिलता है। तो दिस इज़ लो जेंडर गैप। नॉर्मली क्या होता है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये तो हो गया हिस्टोरिकल एंगल, बट देयर आर अदर एंगल्स ऑल्सो। कई सारे और भी एंगल है जिसके बेसिस पर हम एडवर्स सेक्स रेशियो को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो क्या क्या वो रीज़न है? बॉडी। आ जाइए मेन बॉडी में। सो यहाँ पर आप ये बताएंगे देयर आर वेरियस रीजन्स बिकॉज ऑफ विच मोस्ट प्रॉस्परस रीजन ऑफ इंडिया हैव एन एडवर्स सेक्स रेशियो फॉर वुमेन। अब इसमें क्या क्या पॉइंट आ जाएंगे? एक पॉइंट आप ये दिखा सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वो हमें प्रॉस्परस रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण से ही यहाँ पर जो सेक्स अबॉर्शन है या सेक्स सिलेक्शन मेथड्स हैं वो ज़्यादा हमें प्रेवलेंट देखने को मिलते हैं, और इसी कारण से फीमेल की संख्या रिलेटिवली ज़्यादा है अबॉर्शन। अब यहाँ पर आप जैसे कुछ स्टेट्स का नाम लिख सकते हैं, जैसे हरियाणा हो गया, हरियाणा में काफ़ी पुअर सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम इसी तरीके से पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर हमें काफ़ी पुअर सेक्स रेशियो देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम आएँ और लेस प्रॉस्परस रीजन पे चले जाते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में आप चले जाइए, या कोई पुअर स्टेट में नॉन प्रॉस्परस एरिया में चले जाइए, यहाँ पर आपको सेक्स रेशियो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। मेघालय हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। ऑल्दो देयर आर एक्सेप्शंस, जैसे कि केरला एक प्रॉस्परस रीजन है, बट स्टिल यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमें सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द जो कल्चरल चेंज है, जैसे द्रविडियन कल्चर है वो इंटायरली डिफरेंट होता है जो हमारे आर्यन कल्चर है उससे, और इस कारण से भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक अच्छा सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। सो वन इज़ स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो हम लोगों ने डेटा लिया है, ये डेटा हम लोगों को उठाना है सेंसस से। सेंसस का डेटा उठाइए, वहाँ से आप दिखा सकते हैं सेक्स रेशियो का क्या सीन है। सो दिस इज सेक्स रेशियो का क्या हिसाब किताब है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट इसी तरीके से बता सकते हैं चॉइस, मतलब कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी। सो दिस इज़ मेल डोमिनेंट सोसाइटी एंड डोमिनेंट, ठीक है यार, डोमिनेंट सोसाइटी। और साथ में आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड, जो भी लिखना चाहें। अब आप सिंपली ये बता सकते हैं कि आज की जो कह सकते हैं सोसाइटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड सोसाइटी है, काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो रखी है, इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ते जा रही है, और उसमें भी अगर फीमेल चाइल्ड रहती है तो कहीं ना कहीं पीपल आर लुकिंग द फीमेल चाइल्ड एज अ स्टोर हाउस ऑफ एक्सपेंसेस। कहीं ना कहीं वो खर्चे का एक घर बन जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शादी करवानी है, पढ़ाई लिखाई करानी है, और उसके बाद से वो घर पे भी नहीं रहने वाली है, और इस कारण से जो बॉय चाइल्ड की प्रेफरेंस है वो ज़्यादा होती है। हालांकि ये थोड़ा सा अब रिलेटिवली कम हो गया है, लेकिन फिर भी सोसाइटी में अभी भी प्रेवलेंट काफ़ी ज़्यादा है। सो एक प्रेफरेंस है मेल चाइल्ड के लिए कि इसी को पढ़ाएंगे और यही घर पे आगे देखभाल भी करेगा, यही टेक केयर करेगा, सारी चीज़ें करेगा। तो ये पॉइंट हमें मिल जाता है विद रिस्पेक्ट टू फीमेल फोर्टिसाइड या फिर मेल जो है या बॉय चाइल्ड की प्रेफरेंस। तीसरा पॉइंट आप इसी तरीके से बता सकते हैं इलिटरेसी को लेकर के। सो दिस इज़ इलिटरेसी।
इलिटरेसी में इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि जो फीमेल चाइल्ड है, ठीक है, उसे लोग पढ़ाना नहीं पसंद करते हैं और ये माना जाता है कि फीमेल आर नॉट गोइंग टू वर्क, वो वर्क करने आगे नहीं जाएंगी, वर्क करने तो केवल मेल को ही जाना है। और इस वजह से एक स्टिग्मा भी अटैच हो जाता है कि फ़ीमेल को बाहर हमें नहीं भेजना है और इस कार्ड से उनको पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इनटू द एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो ये पॉइंट हमें देखने को मिल जाता है। और फिर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी हायर क्लास है उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। जो लो क्लास है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो दिस इज़ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब जैसे जो पुअर क्लास है, लोअर क्लास है, वहाँ पर क्या है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द वुमेन आर यू कैन से आर हैविंग हायर ऑपरेशनल होल्डिंग इन द कंट्री। इनफैक्ट एक डेटा निकल करके आया था 10th इकोनॉमिक सेंसस में, 10th एग्रीकल्चरल सेंसस में, और यहाँ पर ये बताया गया था कि जो फीमेल है उनके पास में ज़्यादा लैंड एरिया है एज़ कम्पेयर टू मेल, और इनफैक्ट ये बढ़ते भी जा रहा है आगे। 14% के नियर अबाउट में अभी लैंड होल्डिंग है और ये इंक्रीज़ हुई है, मतलब पहले ये 11% थी, अभी क्या है बढ़ कर के 14% हो गई है। तो ये भी दिखाया जा रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से NSSO का भी डेटा यही कहता है कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लोअर क्लास के जो लोग हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनटू द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक सर्वे, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे में भी जो 2017 वाला है वहाँ पर भी सेम यही नाम दिया गया था, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये पॉइंट आप दिखा सकते हैं और अपने जो आंसर है उसको दिखा सकते हैं कि कैसे यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। इसी तरीके से आप दिखा सकते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी को लेकर के। सो दिस इज़ पैट्रियार्कल सोसाइटी। पुराना जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया पूरा का पूरा वही सारा सेक्शन यहाँ पर भी रहेगा कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो डोमिनेशन है वो मेल का है, तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। सो दिस इज़ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। और ये कई सारे रीजंस की वजह से हायर क्लास में कहीं ना कहीं जो होता है वो अपने जो घर की वुमेन है उसको छिपा करके भी रखते हैं, और कहीं ना कहीं एक सिंबल है, प्राइड का सिंबल भी है कि उनको बाहर हमें नहीं निकालना है, कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो काम नहीं करती हैं, वो केवल हाउस होल्ड में ही रहती हैं। सो कहीं ना कहीं एक सिंबल बना करके भी रखा गया है, सिम्बॉलिक सिस्टम दिखाया गया है यहाँ पर। तो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी के फॉर्मेट में आ जाएगा। प्लस इसके बाद से हमारे पास लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी है। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब जैसे हमारे यहाँ पर दो तरीके का सिस्टम चलता है, एक चलता है मिताक्षरा, मोस्ट प्रोबेबली आपको पता होगा मिताक्षरा, और दूसरा चलता है दायभाग। और दोनों में ही इनफैक्ट अगर बात करें तो फीमेल को प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं दिए गए हैं, और इनफैक्ट ये जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं वो लेटर वैदिक पीरियड से ही छीन लिए गए थे इनसे। तो यहाँ पर भी मेल डोमिनेशन हमें देखने को मिल जाती है। सो दिस इज़ मेल डोमिनेशन, यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाती है। पुअर क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जा करके लेबर एक्टिविटीज़ कर लेगा, बट इन द हायर क्लास द वुमेन आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन यू कैन से कि दूसरे के अंडर में काम नहीं करने वाली हैं। तो अगेन प्राइड का सिंबल वाली बात हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं दीज आर द सम फ्यू पॉइंट्स जिसके बेसिस पर आप दिखा सकते हैं कि जो मोस्ट प्रॉस्परस रीजन ऑफ इंडिया है वहाँ पर एडवर्स सेक्स रेशियो हमें देखने को मिलता है फॉर वुमेन, क्योंकि पीपल आर नॉट विलिंग टू यू कैन से कि नरिश देम, उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ये एक पॉइंट देखने को मिल जाता है। हालांकि ठीक है, अब काफ़ी हद तक जो है परिस्थितियाँ बदल गई हैं और अब वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट के लिए अब 20% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए उनको पॉलिटिकल लीडरशिप दी जा रही है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, ऑनलाइन कई सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, NGOs हैं जो काम कर रहे हैं ताकि जो हायर क्लास के वुमेन हैं उनको भी अब प्रॉपर पार्टिसिपेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर ये लोग भी आ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अभी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल या जो भी लिखना चाहे स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन की एक लिस्ट निकली थी और वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं आई हैं, जैसे निर्मला सीतारमण हमारी हो गई फाइनेंस मिनिस्टर। सिमिलरली इसी तरीके से HCL की CEO हैं रोशनी, उनका भी नाम था। प्लस नायका की जो फाउंडर है, ठीक है, फागनी, उनका भी नाम है, ठीक है। इसी तरीके से भारत बायोटेक की भी है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ वुमेन, वो कहीं ना कहीं एक सिंबल बनते जा रही हैं ताकि जो हायर क्लास के लोग हैं वो लोग भी अब आएँ, पार्टिसिपेट करें इनटू द वर्क। और फिर इस तरीके से ठीक है, तुरंत नहीं हो सकता है, इट विल नॉट बी अ शॉर्ट टर्म गोल, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में वी कैन अचीव जो ये एडवर्स सेक्स रेशियो इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट हरियाणा में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान चलाया जा रहा है, वहीं से शुरुआत की गई है ताकि हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है उसको इंप्रूव किया जा सके। इसके अलावा एजुकेशन में भी काफ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है। प्लस
बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि अपने गवर्नमेंट जॉब में, पब्लिक सर्विसेज में कहीं अपने मतलब रिजर्वेशन की सुविधा दी है। कुछ 33% देते हैं तो कुछ 50% भी रिजर्वेशन देते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कंक्लूड योर आंसर। ये आंसर हो जाएगा अपने आपके इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर हो गया? सो मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्या कुछ यहाँ पर लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर देयर आर सो मेनी थिंग्स टू राइट, बट यहाँ पर आपको ध्यान बस यही रखना होता है कि जो चीज़ें लिखे कॉम्प्रिहेंसिव रहे, जस्टिफाइड रहें और कुछ डेटा के फॉर्मेट में यहाँ पर आप अपने आप को जस्टिफाई करते रहें। समझ आ गया क्या चीज़ है? बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। चलिए, ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से लिख करके प्रैक्टिस भी करना चाहिए। तो हम लोगों ने जस्ट एक आइडिया लिया है क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे लिखी जा सकती हैं, और कुछ केस स्टडी और डेटा भी बताए जा रहे हैं यहाँ पर। हालांकि केस स्टडी ज़्यादा तो नहीं आ पा रही है, बट ठीक है, धीरे धीरे हम लोग केस स्टडीज़ को भी इंक्लूड करेंगे। जहाँ जैसा माहौल होता है वैसा ही वहाँ पर चीज़ें हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द लाइफ साइकिल ऑफ ए जॉइंट फैमिली डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स रादर दैन सोशल वैल्यूज़। क्वेश्चन क्या है, फिर से जरा पढ़िएगा। जो लाइफ साइकिल होती है जॉइंट फैमिली की, जैसे आज की डेट में आप देख रहे हैं कि जो फैमिली है वो न्यूक्लिएटेड होते आ रही है, ज़्यादा न्यूक्लिएटेड हमें देखने को मिले। जॉइंट फैमिली का कहीं ना कहीं जो ये साइकिल है वो कंप्लीट हो गया है। किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो जो जॉइंट फैमिली है, दिस इज़ जॉइंट फैमिली इज़ अ फंक्शन ऑफ, ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ क्या क्या, ये है आपका इकोनॉमिक फैक्टर। दिस इज़ इकोनॉमिक फैक्टर मेनली, ठीक है। हालांकि सोशल फैक्टर भी रहेगा, लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर ज़्यादा है। यही पॉइंट आपसे बोला जा रहा है, आपको बताना है, डिस्कस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इंट्रो में सिंपली आपने ये बता देना है कि इंडिया का कल्चर कैसा है, मतलब जॉइंट कल्चर, जॉइंट फैमिली कल्चर, जॉइंट फैमिली कल्चर एंड न्यूक्लिएटेड कल्चर, न्यूक्लिएटेड कल्चर। अब यहाँ पर आप क्या बताएं, सिंपल सी बात है, इस तरीके के क्वेश्चन में आप हिस्ट्री लिखिए ना, हिस्ट्री लिखिए। आप ये बताइए ऋग्वैदिक पीरियड से ही हमारे यहाँ पर, नॉट ऋग्वैदिक पीरियड, आप ये बता सकते हैं कि उससे पहले भी महाजनपदा पीरियड जब चल रही थी, महाजनपद तो खैर बाद में आता है, जो आपके ऋग्वैदिक पीरियड है वहीं से हमारी ये जो जॉइंट फैमिली कल्चर है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जॉइंट फैमिली के फॉर्मेट में क्या होता था कि एटलीस्ट 2 जनरेशन के लोग यहाँ पर रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली कल्चर ये जो है हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर है और हमारे यहाँ का एंशिएंट कल्चर भी है, एंड इट इज़ यू कैन से कि टेकिंग फॉरवर्ड, ये आगे हमारे बढ़ते आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक रिवोल्यूशन होते गई है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होते गई है, प्लस ब्रिटिश शासन आ गया है, धीरे धीरे जो सोसाइटी है वो न्यूक्लिएटेड होते गई। और इनफैक्ट ये न्यूक्लिएटेड सोसाइटी हमें गांधी जी के फॉर्मेट में भी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर इन्होंने अपनी वाइफ के साथ में ये शिफ्ट हो गए थे साउथ अफ्रीका में। तो एक न्यूक्लिएटेड फैमिली का सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो गांधी जी है वो न्यूक्लिएटेड फैमिली को प्रमोट कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। दिस वॉज सिचुएशनल, बट ठीक है, हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो होता है, एक फैमिली, न्यूक्लिएटेड फैमिली इसी तरीके से बनती है जब इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए व्यक्ति को बाहर जाना पड़ता है। सो माइग्रेशन एक्टिविटीज़ हैज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड इवन आफ्टर 1991 रिफॉर्म। जो ये आपकी माइग्रेशनल एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जिसके कारण से न्यूक्लिएटेड फैमिली कल्चर अब ज़्यादा आगे बढ़ते आ रहा है। ऑल्दो वी हैव जॉइंट फैमिली कल्चर, बट स्टिल न्यूक्लिएटेड कल्चर ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑफ माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इस कारण से भी हमें प्राइमरली हमें देखने को मिल जा रही है। बट हम केवल ये नहीं कह सकते हैं दिस इज़ जस्ट बेसिस ऑफ और फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। देयर आर अदर सोशल फैक्टर्स ऑल्सो, सोशल वैल्यूज़ ऑल्सो, जो कि जॉइंट फैमिली को बना करके रखता है। उसमें सिंपल पहली बात यही हो जाएगी, आवर ट्रेडिशंस, आवर हिस्ट्री। हमारी हिस्ट्री और हमारे ट्रेडिशन ऐसा कहे हैं कि जॉइंट फैमिली कल्चर तो रहेगा ही। ऑल्दो पीपल नॉट यू कैन से कि नॉट लिविंग टुगेदर, साथ में नहीं रह रहे हैं, बट स्टिल दे हैव रिस्पेक्ट एंड दे जब भी मौका मिलेगा वो सभी लोग एक साथ आते हैं, और फिर अल्टीमेटली सारे फेस्टिवल और जितने भी ये हैप्पी मोमेंट्स होते हैं या फिर जो भी मान लेते हैं बुरा वक्त होता है उसमें साथ ही रहते हैं। हालांकि बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कारण से दे नीड टू गो, और फिर दूसरे यहाँ पर रहना पड़ जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जॉइंट फैमिली बिल्कुल भी ख़त्म हो गई है। इट इज़ सिचुएशनल बेसिस पर यहाँ पर चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट टू लाइफ साइकिल ऑफ ए फैमिली, जॉइंट फैमिली डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक फैक्टर, देयर आर फ्यू पॉइंट्स, और वो फ्यू पॉइंट्स जो है उसमें एक पॉइंट आ जाएगा फेमिनिज्म का। तो दिस इज़ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म में आप सिंपल यही बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग रोल ऑफ वुमेन ड्यू टू पार्टिसिपेशन इनटू द वर्कफोर्स। तो कहीं ना कहीं ये जो फेमिनिज्म का पॉइंट है, न्यूक्लिएटेड कल्चर का जो पॉइंट है, वो इसलिए भी सामने निकल करके आया कि फीमेल्स भी वर्किंग बन गई। तो वर्किंग वुमेन होने के कारण से, तो दिस इज़ वर्किंग वुमेन होने के कारण से
और जो प्लस मेल है वो भी वर्किंग है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों साथ में ही रह रहे हैं और दोनों साथ में ही, इनफैक्ट कई जगहों पर तो अलग अलग भी रह रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि ये फैमिली को छोड़ करके इनको बाहर जाना पड़ रहा है, जहाँ पर भी इनकी कह लीजिए जॉब है वहाँ पर ये लोग जा करके वहाँ पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर फेमिनिज़म भी है, मतलब कि इंक्रीजिंग जो वर्किंग वुमेन है ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये हमें प्राइमरली देखने को मिला था यूरोप में या फिर कह सकते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में हमें प्राइमरली देखने को मिला था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर हुई थी। वर्ल्ड वॉर के दौरान में हुआ क्या था कि जितने भी मेल थे वो तो चले गए थे युद्ध लड़ने। अब उसके बाद से इकोनॉमिक एक्टिविटी करे कौन, अपने फैमिली को संभाले कौन, इसके लिए फीमेल्स निकल करके बाहर आई। एंड दिस इज़ हाउ जो फीमेल है उनका एम्पावरमेंट हो गया कि मेल्स जो है वो तो युद्ध में चले गए हैं, वॉर में चले गए हैं, जो भी लेफ्ट ओवर फीमेल्स हैं वो लोग अब इकोनॉमिक और जो अपने फैमिली है उसका अब नर्चर कर रही हैं, उनको देख रही हैं, उनको आगे बढ़ा रही हैं। तो कहीं इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लिएटेड कल्चर का सिस्टम सामने निकल करके आया कि एक फैमिली, एक जो वुमेन है वो कितने लोगों का पेट भर सकती है। ऑब्वियसली अपने जो इमीडिएट फैमिली है केवल उसी का। दूसरा पॉइंट इसी तरीके से आप बोल सकते हैं अर्बनाइजेशन को लेकर के। सो दिस इज़ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में सिंपल एंड सिंपल केवल एक ही पॉइंट लिखना है और वो है माइग्रेशन का। माइग्रेशन, अब लोग क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट करने के साथ वो अपनी जो भी इमीडिएट फैमिली है, ठीक है, जो भी अपनी वाइफ है, बच्चे हैं, उनको उठा करके लेकर के जा रहे हैं ताकि एक बेटर इन्वायरमेंट मिल सके बच्चों को, एजुकेशन अच्छी हो सके, हेल्थ अच्छा मिल सके, और फिर अल्टीमेटली साथ में रहेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर तरीके से डेवलपमेंट भी हो सकता है और कि फिर प्लस किसी भी तरीके की कमी नहीं रहेगी। तो अर्बनाइजेशन भी अपने पास एक पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आप बोल सकते हैं लैंड रिफॉर्म को लेकर के। सो दिस इज़ लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म में भी यही सारी चीज़ें हो जाएगी कि फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड हो गया है छोटे छोटे यूनिट में, जिसके कारण से न्यूक्लिएटेड फैमिली का राइज हो गया है। तो यहाँ पर सिंपली आप बता देंगे फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड्स, फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड। पहले क्या होता था जॉइंट फैमिली में कि जो लैंड होती थी उसका फ्रैगमेंटेशन नहीं होता था, कम्युनिटी फॉर्मेट में, मतलब कि पूरे घर का एक ही लैंड रहेगा और उसी के बेसिस पर अल्टीमेटली ये करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट जॉइंट फैमिली को लेकर के कि इंक्रीजिंग डिमांड्स। अब जैसे डिमांड का मतलब ये हो गया कि सब लोग एक जैसे तो है नहीं और सभी लोग एक जैसी क्वालिटी भी नहीं रखते हैं, और इस कारण से जो लोग भी आगे बढ़ गए, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज बात मान लेते हैं कि एक फैमिली है, फैमिली मान लेते हैं कि 4 बच्चे हैं। बच्चे का मतलब अभी वो एडल्ट हो गए हैं, एडल्ट का मतलब शादी वादी भी हो चुकी है। चारों में से 4 अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मान लेते हैं इसमें से कोई एक IAS हो गया, इसमें से कोई एक प्रोफेसर है, इसमें से कोई एक फार्मर है, ठीक है, और इसमें से कोई एक मान लेते हैं कि चोर है, थीफ है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबकी पोजीशन एक जैसी नहीं है और सभी लोग एक साथ अब रह भी नहीं सकते हैं। जो IAS होगा वो अपने फैमिली को लेकर के कहीं ना कहीं जहाँ पर भी पोस्टिंग होगी वहाँ चला जाएगा। जो प्रोफेसर होगा वो अपनी वाइफ को लेकर के जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ चला जाएगा। जो थीफ होगा वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी को बचा रहा होगा। जो फार्मर होगा वो अपने घर पे ही रहेगा और अपने लैंड को ही देख रहा होगा और उसी के बेसिस पर अपना भरपाई जो भी करना है वो कर रहा होगा। जो IAS होगा वो सीधी सी बात है वर्ल्ड लेवल पे आ चुका है, यहाँ पर इनका डेवलपमेंट, इनका जो क्लास है, इनकी जो कह लीजिए सराउंडिंग है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। सिमिलरली इसी तरीके से सभी फैमिली की अलग अलग हो गई है, तो सबकी डिमांड अलग हो चुकी है। डिमांड अलग होने के कारण से दोनों का एक्सपेंसेस, जो भी उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी अलग हो चुके हैं, और ऑब्वियसली डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लोग एक साथ एक बर्तन में यानी एक मोल्ड में नहीं रखे जा सकते, एंड दैट इज़ वाई दे नीड टू फ्रैगमेंट, अलग अलग रखना पड़ेगा, और इसी कारण से भी न्यूक्लिएटेड सोसाइटी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। 4 पॉइंट है, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। लेकिन फिर अल्टीमेटली आप स्टेटमेंट को काउंटर करेंगे और ये बोलेंगे बट स्टिल सोशल वैल्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट। सोशल वैल्यूज़ हमारे यहाँ पर ये हैं कि ऑल्दो ठीक है हम लोग कितना भी बड़े हो जाएं, कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कितना भी डेवलपमेंट कर लें, बट स्टिल वी हैव सम सोशल वैल्यूज़ इन आवर यू कैन से की कल्चर, और यही जो सोशल वैल्यूज़ है उसी के थ्रू हम आगे बढ़े हैं, उसी को टैकल करते हुए ही आगे हमें बढ़ना है। और इस कारण से ठीक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑल इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम फैमिली इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कहीं ना कहीं जब भी टाइम मिलेगा जो भी न्यूक्लिएटेड फैमिली है दे विल कम टू द पेरेंट्स, वो लोग अपने पेरेंट्स के पास, अपने जो भी इमीडिएट फैमिली उसके पास में आएंगे, और फिर अल्टीमेटली जो भी अच्छे मोमेंट्स हैं, बुरे मोमेंट्स हैं, फेस्टिवल्स हैं या फिर जो भी हैं, साथ में उनको एंजॉय किया जाता है। तो ये चीज़ हो जाती है आपके जॉइंट फैमिली वाले कल्चर को लेकर के। आंसर लिख देंगे आप। समझ आ गया क्या है? क्लियर है? सो ये रहेगा आपके इस वाले क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में आते हैं, और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये हमारा आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा।
हाउ डू द इंडियन डिबेट ऑन सेक्युलरिज्म डिफर फ्रॉम द डिबेट्स इन द वेस्ट। आपको ये बताना है जैसे जो सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है और यहाँ पर जो डिबेट होती है वो अलग होती है एज़ कम्पेयर टू जो वेस्टर्न डिबेट हुई है। अब देखिए ये अगर आप सोचेंगे ऐसे तो आपको समझ में आएगा यार ये तो प्योरली पॉलिटी का क्वेश्चन है, और बिल्कुल सही बात है आपको जो लग रहा है कि पॉलिटी का क्वेश्चन है और यहाँ पर जो है हमें सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है पहले ये बताना होगा, फिर उसके बाद से सेक्युलरिज्म के टाइप को आप बता देंगे कि हाँ ठीक है देयर आर टू टाइप, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म हो गया, निगेटिव सेक्युलरिज्म हो गया। फिर आप यहाँ पर बता देंगे निगेटिव में जैसे फ्रांस का नहीं जैसे टर्की का हो गया सेक्युलरिज्म, अब तो खैर अलग हो गया है। यहाँ पर ये इंडिया का सेक्युलरिज्म हो गया, फ्रांस का सेक्युलरिज्म हो गया, और फिर अल्टीमेटली आप डिफाइन करना शुरू कर देंगे कि किस तरीके से यहाँ पर डिबेट्स वगैरह हुई है। बट ये थोड़ा सा पॉलिटी हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा पॉलिटी हो गया। और ये जो पेपर है वो पेपर नंबर 1 है। यहाँ पर क्या किया जाए, देखिए पेपर नंबर 1 में अब सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर 3 टॉपिक हैं। एक आपका हिस्ट्री है, दूसरा टॉपिक आपका ज्योग्राफी है, और तीसरा टॉपिक आ जाता है सोसाइटी। अब जो सोसाइटी के क्वेश्चंस होते हैं या तो वो हिस्ट्री को उठा रहे होंगे या फिर ज्योग्राफी को उठा रहे होंगे, मतलब जो कॉन्सेप्ट्स होंगे ये लोग डिराइव कर रहे होंगे। अब जैसे माइग्रेशन वगैरह ये सब जो होता है ज्योग्राफी से डिराइव होता है, लेकिन कल्चर वगैरह ये सब हिस्ट्री से डिराइव होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा सेक्युलरिज्म, और आपको लग रहा होगा ज्योग्राफी से रिलेट कर नहीं सकते हैं, सही बात है, हिस्ट्री से कर सकते हैं, बिल्कुल। आपको यहाँ पर जो भी इंट्रो लिखना होगा या जो भी कंटेंट रहेगा वो आपके हिस्टोरिकल कंटेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर बात किया जाए हमारे यहाँ की जो सोसाइटी है, फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी या इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में आ जाइए। इंडियन सेक्युलरिज्म या इंडियन जो भी कल्चर रहा है, यहाँ पर क्या हुआ है कि जो भी ऋषि मुनि या जो भी रिलीजियस पीपल थे, रिलीजियस का मतलब हो गया कि ठीक है वो एनिमिज्म फॉलो कर रहे हैं या किसी भी शक्ति की पूजा कर रहे हैं, कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन नहीं आ रहा है, वो एक लाइफ स्टाइल है। यहाँ पर जो रिलीजन है, दिस इज रिलीजन, रिलीजन इज़ एक्चुअली लाइफ स्टाइल। और लाइफ स्टाइल का मतलब ये होता है मेडिटेशन। सो दिस इज़ मेडिटेशन। मेडिटेट करने के बाद में दे आर कंट्रोलिंग देयर ओन माइंड, एंड आफ्टर अचीवमेंट ऑफ दिस यू कैन से पावर, दे आर कमिंग इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम। वो अब पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाते हैं। मतलब कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जो भी ऋषि मुनि है वो अपने जो भी अस्तित्व है या जो भी नॉलेज है, जो भी उनकी मेडिटेशन वाली पावर है, उसको लेने के बाद में अल्टीमेटली वो सोसाइटी में आते हैं और फिर पॉलिटिकल लीडरशिप में आ जाते हैं। अभी आप तमाम जैसे विदथगढ़ जो आपके ऋग्वैदिक पीरियड में भी हुआ करते थे रत्निन के फॉर्मेट में, उसको भी दिखा सकते हैं कि हाँ ठीक है यहाँ पर सेक्युलरिज्म का यही मतलब था। तो जो रिलीजन है इट इज़ एक्चुअली डिराइविंग द पॉलिटी ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं ये डिराइव कर रहा है। और ये सेक्युलरिज्म पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के फॉर्मेट में ही है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने कहीं से भी पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, निगेटिव सेक्युलरिज्म इसका यूज़ नहीं किया, इसकी फ़िलॉसफी का ज़रूर यूज़ किया कि हाँ ठीक है लाइफ स्टाइल है, मेडिटेट कर रहे हैं, जब ये अचीव कर ले रहे हैं तो अपने सोसाइटी में आ जा रहे हैं और फिर पॉलिटिकल लीडरशिप अपना रहे हैं। अब ये पॉलिटिकल लीडरशिप हमें कई सारे गुरुओं में देखने को मिला। जैसे ऋग्वैदिक सोसाइटी में अगर मैं आ जाता हूँ, ऋग्वैदिक सोसाइटी में तो यहाँ पर क्या है, रत्निन हुआ करते थे, तो दिस इज़ रत्निन। और इस रत्निन में जो इम्पोर्टेंट पोजीशन हुआ करती थी वो होती थी जो इनका रिलीजियस प्रीस्ट होता था, वही सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे होता था, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे। सिमिलरली इसी तरीके से आप बुद्धा के बारे में भी बोल सकते हैं। बुद्धा शुरू में क्या था, इन्होंने अपने मतलब कि कह लीजिए कि मेडिटेशन करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, ये अल्टीमेटली जो होता है इधर उधर भटकने के बाद में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर इन्होंने क्या किया, संघ बनाया और फिर ये क्या हो गई, पॉलिटिकल लीडरशिप अगेन स्टार्ट हो गई। दिस इज़ पॉलिटिकल लीडरशिप। तो हमारे यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि सबने यही किया है, जैन ने भी यही किया है, तो सबके अपने काउंसिल्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, काउंसिल्स भी इन लोगों ने बनाया था। तो यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि जो इंडियन पॉलिटी इट वॉज डिराइव्ड, ठीक है, आफ्टर द यू कैन से अचीवमेंट ऑफ यू कैन से रिलीजियस नॉलेज कर लेने के बाद में अल्टीमेटली ये लोग आए। लेकिन जो पॉलिटी थी इट वॉज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द रिलीजियस टेक्स्ट। ये नहीं कह सकते हैं कि रिलीजन धार्मिक नीतियों पर ही चलती थी। ये जो नीतियाँ होती थी, ये जो पॉलिसीज़ होती थी, वो एनिमिज्म हुआ करती थी, वो एक लाइफ स्टाइल हुआ करती थी, वो एक बैलेंस सोसाइटी हुआ करती थी। तो यहाँ पर कोशिश यही की जाती थी कि एक बैलेंस सोसाइटी लेकर के हम लोग आएँ। सो दिस इज़ बैलेंस्ड सोसाइटी। और इस बैलेंस सोसाइटी के लिए हमारे पास तमाम सिस्टम है, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल वर्ण सिस्टम।
ये तो हुआ जब इनिशियल डेज़ में हुआ करती थी, शुरुआती दिनों में हमारे पास चीज़ें हुआ करती थी। वहीं दूसरी ओर अगर हम वेस्ट में आ जाते हैं तो वेस्ट में क्या है कि रिलीजन का मतलब बिल्कुल अलग होता है। रिलीजन का मतलब होता है जहाँ पर आप पूजा करते हैं, तो दिस रिलीजन इज़ एक्चुअली मीनिंग गॉड। जबकि हमारे यहाँ पर क्या है, लाइफ स्टाइल है, ठीक है। यहाँ पर है गॉड, तो गॉड के पास आप जाना, वहाँ पर उनकी प्रे करना, उनके बारे में, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी वेस्टर्न वर्ल्ड की। और इसी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड ये धर्म को, जो राजनीति है उससे इंटायरली अलग रखा हुआ है। मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन। ये जो शुरुआती दिनों से ही चली आ रही थी। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम अगर, और हम ये बोलते हैं कि आखिर में रिलीजन किस तरीके से क्या हुआ। सो आगे बढ़ने के बाद में, मतलब कि जब क्रोनोलॉजी में हम आगे बढ़ते आते हैं, तो हमारे यहाँ पर भी रेनेसां हुआ था और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी रेनेसां हुआ था। तो रेनेसां के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिस इज़ रेनेसां, पुनर्जागरण जिसको हम लोग बोलते हैं। रेनेसां दोनों जगहों पर हुआ था, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हुआ था और हमारे इंडिया में भी हुआ है। लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ है, ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो हुआ है वो क्रिश्चियनिटी को लेकर के हुआ है। तो दिस इज़ क्रिश्चियनिटी। और जहाँ पर क्वेश्चन किया गया था चर्च के ऊपर में, सो दिस इज क्वेश्चन ऑन चर्च एंड देयर डोमिनेंस। कहीं ना कहीं जो चर्च बोल रही थी, चर्च सारी पोजीशन को, मतलब कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सारे पावर को लेकर के रखी हुई थी, उन पर क्वेश्चन किया गया था। लेकिन हमारे यहाँ पर जो रेनेसां हुआ था उसको हम लोग बोलते हैं सोशियो रिलीजियस मोमेंट। यहाँ पर क्या है कि जो हमारे सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं या जो भी हमारे रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं उन पर फोकस किया गया था। उन पर फोकस करने का मतलब हो गया, जैसे राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने बनाया अपना क्या, इन्होंने अपना बनाया ब्रह्म समाज। सो दिस इज ब्रह्म समाज। सिमिलरली इसी तरीके से उन्होंने वुमेन एजुकेशन, ठीक है, वुमेन जो चाइल्ड है और चाइल्ड मैरिज हो गया, इन सब पर फोकस किया गया। किसी तरीके से जो सोसाइटी में जो भी ऑर्थोडॉक्सिटी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही थी। तो यहाँ पर धर्म का मतलब धर्म से नहीं है, हिंदुइज़्म से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे दयानंद सरस्वती थे। सो दिस इज़ दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। यहाँ पर भी इन्होंने जो बातें कही हैं वो स्वराज की बातें कही हैं। कहा गया है कि स्वराज होना चाहिए, सेल्फ रूल होना चाहिए, वुमेन के बारे में बात की गई, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की गई। तो ये जो आर्य समाज है या फिर दयानंद सरस्वती की जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट है, वो भी विद इन द रिलीजन या फिर विद इन द सोसाइटी जो भी प्रॉब्लम ऑर्थोडॉक्सिटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई थी। सिमिलरली इसी तरीके से बहुत सारे हो जाएंगे। वहाबी मूवमेंट हो गया, ठीक है, तो दिस इज़ वहाबी मूवमेंट हो गया। यहाँ पर भी धर्म के अंदर में जो जो बुराइयाँ उसको दूर करने की बातें कही गई थी और वहाँ पर एक नारा दिया गया था जिहाद का, जहाँ जिहाद का मतलब ये होता था कि धर्म के अंदर में जो जो बुराइयाँ हैं, जो ऑर्थोडॉक्सिटी है, उनको हम बाहर करें, उनको हटा दें। और इस तरीके से जो रेनेसां पीरियड है इंडिया का और जो वेस्टर्न वर्ल्ड का है वो इंटायरली डिफरेंट है। एंड दैट इज़ हाउ वी कैन से कि जो इंडियन डिबेट ऑन सेक्युलरिज्म है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिबेट्स इन द वेस्ट। तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। 2 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बाकी आप पॉइंट यही दिखा सकते हैं कि जो मतलब वेस्ट में है वो कहीं ना कहीं जो होता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और ग्रुप से स्टेट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जबकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, वी आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। हमारे यहाँ पर जो एथिक्स होती है वो हम लोग अपने रिलीजियस टेक्स्ट से उठा लेते हैं, जैसे रामायण महाभारत। यहाँ से हम लोग एथिक्स और व्हाट यू कैन से आइडियल पर्सन कुड बी, व्हाट एन आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम कुड बी। तो इस तरीके से जो हम लोग आइडियल सिचुएशंस होती हैं उनको हम अपने जो भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं या जो हमारे पास कह सकते हैं कि एक यू कैन से एपिक्स वगैरह हैं, तो सीक्रेट टेक्स्ट वगैरह हैं, हम लोग वहाँ से चीज़ों को उठाते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। वी आर नॉट ब्लाइंडली फॉलोइंग इट, हम लोग केवल वहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं और फिर अल्टीमेटली एक बेटर सोसाइटी, एक बैलेंस सोसाइटी बनाने के लिए इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए। सोसाइटी में देखिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन्हीं दोनों पॉइंट को उठाना होता है और लिखना होता है। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होंगी और
इन सारे क्वेश्चन को आप लोग लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा खुद से, और जो भी डेटा, जो भी रिपोर्ट्स हैं हम लोगों ने डिस्कस किया, उन सारे डेटा, उन सारे लिस्ट को आपको इन्वॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है अपनी आंसर में। जहाँ दिक्कत होगी वहाँ पर बताइएगा। बाकी हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे। अभी सोसाइटी के कुछ और भी डिस्कशंस हैं, हम लोग अभी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस, कुछ क्या काफ़ी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और सब्सिक्वेंटली डिस्कस करते रहेंगे। बाकी आगे जब जैसा शेड्यूल रहेगा वैसा ही कर लेंगे। फिलहाल यहीं पे स्टॉप करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।